तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर 20 सांसद बैठे हैं, उनमें से 11 ने एक बाजू में वोट कर दिया तो देश को बेचने का समझौता भी हो जाएगा। आप इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। उन्होंने इमरजेंसी रूल बना रखा है। वैसे तो वो कहते हैं कि कोरम पूरा होना चाहिए, तो मैं मानता हूं चलो कोरम भी पूरा कर लें। 54 एमपीज हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 54 एमपीज होने का अर्थ यह हुआ कि 27 या 28 एमपीज ने एक बाजू में वोट कर दिया तो वही कानून बन गए हैं। तो पूरे देश की 100 कोटि लोगों के भाग्य का फैसला 26-27 लोग मिलकर करें, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? इससे अच्छी तो एरिस्टोक्रेसी। तो हमारे देश में जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम मानते हैं या चलाते हैं, वो कहीं से भी डेमोक्रेटिक है ही नहीं। और डेमोक्रेटिक कैसे नहीं है उसका दूसरा उदाहरण देता हूं, तात्कालिक उदाहरण। हिंदुस्तान में राजनीतिक पार्टियों की मान्यता संविधान में है। तो राजनीतिक पार्टियां अपना मैनिफेस्टो बनाती, मैनिफेस्टो लेकर वो आपके पास आती हैं। एक पार्टी कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे। दूसरी पार्टी भी कह रही है गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे। तो एक पार्टी कहती है कि हमारा रास्ता समाजवाद का होगा, दूसरी पार्टी कहती है नहीं हमारा रास्ता राष्ट्रवाद का होगा। अब आप उसमें चॉइस करते हैं कि भाई अपने को राष्ट्रवाद पसंद है तो चलो इनको वोट दे दो। कोई कहेगा नहीं अपने को तो समाजवाद लगता है तो इसको वोट दे दो। उनके रास्ते डिफरेंट हैं, गोल तो एक ही है ना। सभी पार्टियां ये कहती हैं गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, बेकारी दूर करेंगे, मारामारी दूर करेंगे, आपको सुख समृद्धि वाला जीवन देंगे, और उनकी बातों पर अगर जाइए तो स्वर्ग ला के दे देंगे आपको जमीन पे। ये चुनाव से पहले की बात कर रहा हूं। चुनाव के बाद तो फिर वो गधे को भी देखना बंद कर देते हैं, लेकिन चुनाव से पहले तो वो ये भी कह देंगे कि आपको स्वर्ग उतार कर दे देंगे जमीन पर, आप कहोगे तो हथेली पे जान निकाल के दे देंगे आपके लिए। आप बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए? आप दूध मांगोगे हम आपको बासुंदी देंगे, बासुंदी मांगोगे हम आपको पेड़ा खिलाएंगे। तो सभी पार्टियां ये वायदा करती हैं और आप उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हो कि हमें इस पार्टी को देना है, उस पार्टी को देना। ठीक है भाई, आपने तय कर लिया। इसमें आपके अधिकार को मैं नहीं कहता हूं कि आपको समाजवाद का रास्ता अच्छा है, आप समाजवादियों को दे दीजिए, राष्ट्रवादियों को लगता है राष्ट्रवादियों को। लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने जिनको एक प्रोसेस से गरीबी, भूखमरी, बेकारी दूर करने के लिए वोट दिया, कल को उन्होंने संसद में जाकर उसके ठीक विपरीत प्रोसेस वालों के साथ गठजोड़ कर लिया और सरकार बना ली, तो इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं क्या? अभी जो सरकार चलती है जिसको हम एनडीए कहते हैं, इस सरकार में धुर विरोधी, एक राष्ट्रवाद वाले, दूसरे साम्यवाद वाले, ऐसे 21-22 पार्टियां हैं। धुर एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे को गाली देने वाले, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते, एक मिनट उनको देखना पसंद नहीं है। उन्होंने आपसे अपने अपने एजेंडे पे वोट मांगा। जब आपने वोट दे दिया उसके बाद वो आपको भूल गए, सदन में जाकर आपके विपरीत विचारों वालों से गठजोड़ करके सरकार बना के बैठ गए। अब आप कहते हैं यही डेमोक्रेसी? ये तो मजाक है हमारे देश में। और ये मजाक दिल्ली से नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक चल रहा है। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं, ना वो पार्लियामेंट्री है ना वो डेमोक्रेटिक, वो शायद बहुत ही अनपार्लियामेंट्री है। अनपार्लियामेंट्री ऐसे कहता हूं, हमारे यहां एक मुहावरा बन गया कि भाई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करो, माने गाली वाली मत दो किसी को। सबसे ज्यादा गालियां तो पार्लियामेंट में। अब देखो, सबसे ज्यादा गालियां हिंदुस्तान में अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक दिन पार्लियामेंट में जाके बैठ जाइए आप, और दूसरे दिन आप जाना पसंद नहीं करेंगे। हम कहते हैं पार्लियामेंट्री बनो, माने अशिष्टता की बात मत करो। जितनी अशिष्टता इस समय पार्लियामेंट में है, कहीं आपको दिखती है? कोई किसी का माइक से सिर तोड़ रहा है, कोई किसी की धोती खोल रहा है, कोई किसी की पैंट खींच रहा है, यही सब तो है ना असेंबली में भी और पार्लियामेंट में। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं देख चुका हूं ये दृश्य मेरी आंखों से। उत्तर प्रदेश असेंबली में ऐसा 2 बार हो चुका है। एक दूसरे आमदार ने एक दूसरे का सिर तोड़ा था माइक का डंडा निकाल के, तो फिर किसी तीसरे को लगा तो चप्पल उठा के फेंकी, चौथे को लगा तो उसने मेज उठा के फेंक दी किसी के खोपड़े, फिर एक ने तो किसी बहन की साड़ी पकड़ के खींच ली। यही पार्लियामेंट है, इसी को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। कहीं है नहीं, ना तो पार्लियामेंट्री है ना डेमोक्रेटिक है। तो फिर ये है क्या? ये सिस्टम हमारे देश में वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक है, जिसमें कुछ 2, 4, 5 लोगों को सब कुछ फैसला करने का अधिकार है, बाकी को सिर्फ उसको फॉलो करने का अधिकार। आप उसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो पूरे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही गलत हो, क्योंकि सिस्टम में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कभी गलत नहीं होता, जो फैसला करे कैबिनेट को मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मान सकते, कैबिनेट से रिजाइन करिए, सरकार से बाहर जाइए। यही पार्लियामेंट होता है क्या? यही डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी तो वो होती है, हम हमारे परिवार में देखते हैं कि कहीं कोई गलती अगर हो गई तो आपको तो गलती सुधारने के लिए रास्ते बने हुए हैं। डेमोक्रेसी तो वहां है, सोसाइटी में डेमोक्रेसी। हमारे समाज में पार्लियामेंट से ज्यादा डेमोक्रेसी। गांव में अगर कोई गलत फैसला हो गया और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसको सुधारने के लिए कोशिश की जाती है फिर कि गलत हो गया, ठीक कर लो उसको। वहां तो एक गलत फैसला हुआ तो करना ही है उसको, तो आप वापस नहीं ले सकते उसको। तो ना तो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री है, ना ये डेमोक्रेटिक है, ये वास्तव में एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम है। और ये हमने क्यों लिया है? ये हमारी मूर्खता है कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे तो हमें ये बहस करनी चाहिए थी कि तुम्हारा दिया हुआ सिस्टम हम चलाएंगे या हम हमारे लिए अपना नया सिस्टम बनाएंगे। वो बहस अपने देश में नहीं हो पाई। वही देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 1947 में 15 अगस्त को जब अंग्रेज छोड़कर गए हिंदुस्तान को, तो जो बहस होनी चाहिए थी वो ये कि आप जो सिस्टम चलाते थे हम वही चलाएंगे या उसके अलग कोई सिस्टम चलाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लो कभी गलती से आप घर में किसी किराएदार को बुला लें। आप मान लीजिए इनमेट हैं, हाउस होल्ड रख, माने आपका कोई घर है, मकान है, आप उसके मालिक हैं। आपने किसी किराएदार को बुलाया, हमारे घर में रहने के लिए आओ। किराएदार आ गया, जाने अनजाने उस किराएदार ने आपको गुलाम बना लिया और घर का मालिक बन के बैठ गया। तो अब ना तो किराया देता है और ना ही मकान मालिक के आदेश का पालन करता है, ना उसके सुझाव मानता है। उल्टा उसने कर दिया है, मकान मालिक को आदेश देना शुरू कर दिया। तो अब किसी तरह से आपने संघर्ष शुरू किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, और मान लीजिए एक दिन आप उसमें सफल हुए और आपने उस किराएदार को निकाल बाहर किया। तो अब आप क्या करेंगे अपने घर में? मैं आपको कल्पना देता हूं कि किराएदार ने आपके घर में मान लीजिए व्हाइट वॉशिंग करा रखा था, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसको बदल के अपने हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे ड्राइंग रूम में किराएदार ने हमारी भावना के विपरीत कहीं कुछ कर लिया था, तोड़ लिया था, फोड़ लिया था। हम नहीं चाहते थे कि यहां सोफा रहना चाहिए, हमको लगता था यहां दीवान रहना चाहिए था, लेकिन उसने वहां सोफा डाल लिया, दीवान कहीं और ले जाके पटक दिया। तो आप क्या करेंगे? किराएदार के जाते ही अपने ड्राइंग रूम को अपनी भावना के हिसाब से सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे, या उसी को लेकर रोते बैठेंगे कि किराएदार चला गया लेकिन हम ड्राइंग रूम वही लेके बैठे हैं जो वो चलाता था। मुश्किल अपने देश के साथ यही हो गई कि अंग्रेज आए थे किराएदार बन के, हो गए हमारे मालिक, लेकिन जिस दिन वो हमारा घर छोड़कर गए तो हमें संकल्प ये लेना चाहिए था कि अपने घर को हम अपने हिसाब से फिर बनाएंगे। वो आए थे, गलती हमारी थी, हमने उनको बुला लिया, अब वो गलती का सुधारा करेंगे, नए हिसाब से सिस्टम बनाएंगे और अपने घर को अपने तरीके से चलाएंगे। वही फैसला आज तक हम नहीं कर पाए। अंग्रेज जैसा कुछ छोड़कर गए थे वैसा ही ये देश आज भी चलता है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। छोटी छोटी बातों में मैं आपसे बताता हूं। अंग्रेज जब यहां आए थे उन्होंने कुछ कानून बनाए। कानून क्यों बनाए? अंग्रेजों की एक आदत थी कि वो जो भी करते थे कानून बना के करते थे, ये उनकी आदत थी। जैसे वो आपकी जेब काटेंगे, मान लो उन्हें आपकी जेब काटनी है, पैसा आपसे छीनना, तो वो जेब नहीं काटेंगे, पहले जेब काटने का कानून बनाएंगे। और जब कानून बन जाएगा तो उसके लिए पुलिस बनाएंगे। वो पुलिस उस कानून को लागू करेगी, उसमें आपकी जेब काटी जाएगी। आप चिल्लाओगे कि भाई मेरी क्यों जेब काट रहे हो, तो वो कहेंगे हम तो कानून लागू कर रहे हैं, अब आपकी जेब कट रही है तो कटे, हमसे क्या लेना देना उसमें, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। हमेशा आप ध्यान दीजिए, अंग्रेज कहते थे हम तो रूल ऑफ द लॉ फॉलो करने वाले हैं, माने जो कानून कहता है हम वही करेंगे। अब जैसे उनको भारत का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कानून बनाकर। कानून बना उनके हाथ में था, सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया कानून बनाकर। कानून बना उनके हाथ में था,
पार्लियामेंट उनके हाथ में, कानून उनके हाथ में। कानून बना और कहा कि हिंदुस्तान में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो गुरुकुल हैं वगैरह वगैरह XYZ, वो सब गैर कानूनी है, इनको बंद कर दिया जाए। तो कानून बना दिया उन्होंने और पूरे देश में लागू कर दिया। अब आप ये कहोगे कि आपके कानून से हमारे स्कूल बंद हो गए, तो वो कहेंगे होने दीजिए, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं। माने हर चीज को वो लेजिटिमेशन देते थे, वो दिखाते थे दुनिया को कि हम भारत में जो भी कर रहे हैं वो लेजिटिमेशन देकर ही कर रहे हैं। भारत के लोगों को जलाना है, मार देना है, मान लो, तो किसी बस्ती को समाप्त कर देना है, बुलडोजर चलाना है, तो वो सीधे बुलडोजर नहीं चलाएंगे, पहले बुलडोजर चलाने के लिए कानून बनाएंगे, कानून के बाद बुलडोजर चलेगा, उसमें करोड़ों लोग मर जाएं, उनसे कुछ लेना देना नहीं, वो कहेंगे कानून का पालन कर रहे हैं। तो उनकी एक विशेषता थी कि वो जो भी करेंगे कानून बनाकर करेंगे और कानून के बाहर कुछ भी नहीं करेंगे। तो कानून बनाते थे, वो उसी को लागू करते थे। तो उन्होंने भारत को गुलामगिरी में रखने के लिए 34,000 कानून बनाए थे कुल मिलाकर। उनकी मैंने लिस्ट बनाई। अंग्रेजों की सरकार शुरू हुई 1760 से। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब बंगाल में आया तो 1760 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने लगभग 34,000 कानून बनाए। और मैं बहुत अफसोस और दुख के साथ कह रहा हूं कि वो सब के सब कानून आज भी चलते हैं, सब के सब। अंग्रेजों ने कानून बनाकर जिनको शेड्यूल कास्ट घोषित कर दिया वो आज भी शेड्यूल कास्ट हैं, जिनको कानून बनाकर शेड्यूल ट्राइब्स घोषित कर दिया वो आज भी शेड्यूल ट्राइब्स। आप उनमें बदलाव नहीं कर पाए। अंग्रेज जो तय कर गए थे हिंदू कोड बिल, वही हिंदू कोड बिल चलता है पूरे देश। और वो कहते थे मुस्लिम कोड बिल हमें बनाना नहीं है, तो वो आज तक नहीं बन पाए। अब बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो बहस हो सकती, लेकिन उन्होंने तय किया कि ये होना चाहिए तो हुआ, नहीं होना चाहिए नहीं हुआ। तो उन्होंने हिंदुस्तान को चलाने के लिए जो कानून बनाए उसमें से एक दो उदाहरण देता हूं आपको। जैसे हमारी संसद है, आप 3 साल पहले की जरा कल्पना करिए। अभी तो 3 साल में थोड़ा बदलाव आया है संसद में, बहुत ही खराब थी पहले तो। हर बार संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था, हर बार। 1947 से 1997 तक 50 साल संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था। एक बार मेरे मन में विचार आ गया कि ये बजट शाम को 5 बजे क्यों आता है? जब संसद बंद होने वाली होती है तब बजट पेश होता है, सवेरे क्यों नहीं करते 11 बजे? तो मुझे किसी सांसद ने कहा कि कानून है 5 बजे बजट पेश होना चाहिए संसद। तो मैंने खोजना शुरू किया कि भाई अगर कानून है तो पता करो कब बनाया गया। तो पता चला कि वो कानून बना 1927 में, 1927। अब मैंने ये भी पता किया कि 1927 में ये कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया। इसके हर एक काम को करने के पीछे कुछ तो कारण होता है, बिना कारण तो दुनिया में कोई काम नहीं होता। तो मैंने पता किया तो ये जानकारी मिली कि अंग्रेजों को हिंदुस्तान के बजट की कमेंट्री लंदन की पार्लियामेंट में सुननी रहती थी। वो सुनना उनके लिए जरूरी था क्योंकि वहां बोर्ड ऑफ कमिश्नर की एक कमेटी थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठती थी, जो हिंदुस्तान के फैसले करती थी। उन्हीं फैसलों को ईस्ट इंडिया कंपनी यहां लागू करती थी। लंदन की पार्लियामेंट सवेरे खुलती है 11 साढ़े 11 बजे। तो जब वहां सवेरे के 11:30 का समय होता है तो यहां शाम के 5 बजते हैं उस समय। तो उन्होंने ठीक ही बनाया कानून। भाई वहां के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को हिंदुस्तान के बजट की बहस सुननी है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो वो तो सुबह 11 बजे आएंगे, उसके पहले तो आ नहीं सकते, बाद में भी नहीं। तो वो बहस उनको वहां सुननी है। तो यहां की पार्लियामेंट का टाइम उन्होंने सेट किया कि भाई यहां 5 बजे बजट पेश करो तो सुबह 11:30 बजे हम वहां सुनेंगे बैठ के। तो कानून बना दिया कि सवेरे शाम को 5 बजे बजट पेश होना चाहिए। अब हिंदुस्तान के मूर्ख नेताओं को देखो कि वो कानून 1947 से 97 तक चलता रहा, 97 तक ये कानून चलता रहा। फिर एक बार आपको याद होगा कि अपनी संसद में एक बड़ी बहस हुई थी आजादी के 50 साल पूरे होने के बाद। आपको मालूम है संसद रात 12 बजे चली थी। तो उस सेशन में मैंने ये बात उठाई। एक सांसद महोदय हैं, उनका नाम है चंद्रशेखर, एक्स-पीएम जिनको आप